नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गर्ग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका हमारी आज की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर सीरीज़ के लेक्चर 3 के ऊपर, जो कि है ओवरव्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, तो हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली 7 सेक्शंस हैं, जिसकी हमारे को बात करनी है। पहला सेक्शन है सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी का। सेकंड इज सेक्शन 23 जो कि ये बताता है कि एनुअल वैल्यू को कैसे निकालें। तीसरा है डिडक्शंस कि जी कौन कौन सी डिडक्शंस आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से अलाउड होंगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। चौथा सेक्शन है अमाउंट विच आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। कौन से ऐसे अमाउंट है जिसको आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद अगला सेक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ अरियर्स एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। अगर कोई अरियर्स या कोई ऐसा अनरियलाइज रेंट जो आपको बाद में मिल जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, को ओनरशिप के केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रॉपर्टी के आप इनकम निकाल रहे हो वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, उसका मालिक कौन कहलाएगा। तो इन सब चीजों को आज हम पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है चार्जेबिलिटी का सेक्शन। तो चार्जेबिलिटी को डील करता है सेक्शन 22। अब 22 क्या कहता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट का? 22 कहता है कि जी एनुअल वैल्यू, सबसे पहली बात है एनुअल वैल्यू। तो अगर आप एनुअल वैल्यू देख रहे हो तो सेक्शन 23 इसको बताता है कि जी एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। इसको अभी एक मिनट के लिए साइड करते हैं, इसको समझते हैं अभी एनुअल वैल्यू क्या है, बट उससे पहले हम अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। तो अब इससे दो चीजें समझ में आती है। पहली कि जी यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे लैंड्स अपॉर्टेंट देयर टू की बात कर रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं जी बिल्डिंग का क्या मतलब है। तो बिल्डिंग का मतलब है कि ना सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बट कोई भी टाइप की बिल्डिंग, चाहे वो फैक्ट्री बिल्डिंग हो, ऑफिसेज हो, शॉप्स हो, गोडाउन्स हो, या कोई भी कमर्शियल प्रेमाइसेस हो, किसी भी टाइप की अगर आपको किसी भी टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है तो वो कहाँ कवर हो जाएगी? वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगी, अगर आपको उससे कोई इनकम आ रही है तो। ये तो बात हो गई बिल्डिंग की। अब बात आती है जी लैंड अपर्टेनेंट देयर टू का क्या मतलब है। तो उसका मतलब है कि जी लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गराज एटसेट्रा। कोई भी ऐसा लैंड जो कि उस बिल्डिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी प्रेसिंग्स में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो उस बिल्डिंग का पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे उस चीज को बोल रहा है लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। ठीक है जी। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है कि जी अब एक बात बताओ कि मैंने किसी को खाली मैदान ही एक तरह से लीज पे चढ़ा दिया, मतलब उस पे ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ना कोई उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बट हमने उसको क्या करा, हमने उसको आपका किराए पे चढ़ा दिया। तो अब उसके केस में क्या करें? तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेक्शन बात कर रहा है, जो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, वो बात कर रहा है प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। यहाँ पे वो लैंड, सिर्फ लैंड की बात नहीं कर रहा है। तो अगर आप लैंड को किराए पे चढ़ा रहे हो तो वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि आपका क्या वो प्रॉपर आपका बिजनेस है, तो वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और अगर मान लीजिए वो आपका कोई और टाइप की इनकम है, मतलब वो एक साइड इनकम है, आपकी मेन इनकम कोई और है, लाइक आपकी मेन इनकम सैलरी इनकम है, तो उस केस में जो आपकी वो साइड इनकम है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टोटल इनकम जो है वो 5 हेड्स में ही टैक्सेबल हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये हमारी मेन बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी इनकम ये हो नहीं सकती, कैपिटल गेन ये है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली मना कर दिया कि जी हाउस प्रॉपर्टी में तो सिर्फ प्रॉपर्टी से, वो वाली प्रॉपर्टी से इनकम मानेंगे जो कि या तो बिल्डिंग से आ रही है या फिर उससे कनेक्टेड लैंड से आ रही है। ठीक है, सिर्फ लैंड से आ रही है वो वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड नहीं है। तो वो कहाँ कवर बचेगी? अपने रेजिडुअल सेक्शन, रेजिडुअल इनकम के सेक्शन में, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी, समझ गए। तो हमारे को पहला समझ में आ गया जी एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। ये वाली बात हमारे को क्लियर है। अब आते हैं सेकंड पे, ऑफ विच द असेसीज ऑनर। अच्छा, अब सेकंड बात है कि जी यहाँ पे ऑनर होना जरूरी है। अच्छा, लेकिन अब ट्वीक क्या है? ट्वीक ये है कि जी ऑनर का मतलब क्या है?
वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो ऑनर का मतलब यहाँ पे ऑनर कैसे स्टेब्लिश करोगे। यहाँ पे ऑनर का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास टाइटल डीड है। यहाँ ऑनर का मतलब है एक तरह से जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास राइट है। यहाँ पे ऑनर का मतलब है वो। तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि जी ऑनर का मतलब क्या है। बट अभी के लिए हमारा ये है कि वो ऑनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। पहली बात तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या उससे कनेक्टेड लैंड होना चाहिए, सिर्फ लैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब ये क्या बोलता है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him, the profit of which are chargeable to income tax। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है अब ये कि जी प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी कवर हो रही है, लेकिन इसमें से वो वाली प्रॉपर्टी निकाल दो जिसके थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे हो, जो कि टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज हो गई कि जी आपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आपकी एक दुकान है, आपने वो दुकान खरीद रखी है, और उस दुकान में ही आप अपना सामान वगैरह बेचते हो या अपना एक तरह से बिजनेस करते हो उस दुकान के थ्रू। तो वो दुकान क्या हो गई, वो आपकी बिजनेस में दुकान यूज हो रही है, तो उसका जो भी, उससे जो भी आपको इनकम हो रही है, वो क्या है, वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल है। उसका अलग से कोई यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसका टैक्सेशन किस तरह से होता है, किस तरह से एनुअल वैल्यू निकालते हैं। तो उसके अंदर कई बार डीम्ड लेट आउट का एक प्रोविजंस भी आते हैं। तो उस सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने कहा जी जो प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम आपसे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी पे जनरली कौन सी इनकम होगी, जो आप, अगर आपने वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में कंज्यूम कर रखी है, तो बेसिकली आपसे उसको अपना बिजनेस प्रॉफिट हो रहा होगा, उससे तो कोई, उसके अलावा तो कोई इनकम आपको हो नहीं रही होगी। तो इसलिए वो क्या है, उससे जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलते, तो कहता है शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हमारे को डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि जी एक, सबसे पहले तो एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी एक प्रॉपर्टी की एक एनुअल वैल्यू को हम टैक्स कर देंगे। अगर मैं सीधी सी लाइन पढ़ूं, द एनुअल वैल्यू शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक एनुअल वैल्यू होनी चाहिए जो कि इनकम टैक्स में चार्ज होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे तीन चीजें हमें समझ में आती है कि जी पहली बात प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी बात उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, और तीसरी बात कि जी वो जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप कहाँ टैक्सेबल हो जाओगे, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाओगे। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं जी ओनर। ओनर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ओनर इंक्लूडिंग डीम्ड ओनरशिप। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जी डीम्ड ओनर क्या होता है, ओनर क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इसको डील करता है हमारा सेक्शन 27, जो कि डिफाइन करता है जी ओनर का मतलब क्या है। तो सेक्शन 27 की स्टार्टिंग होती है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 टू 26। अभी हमने पढ़ा कि जी हमें सेक्शन 7 सेक्शन पढ़ने हैं। अगर हम जाएं पिछली स्लाइड पे, तो हमने पढ़ा सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 इज डेफिनेशन ऑफ ओनर। ठीक है, तो बेसिकली हमें 7 सेक्शन पढ़ने हैं, जिसमें से 22 से लेके 26 तक के मेन सेक्शन है, और 27 जो है वो हमें बता रहा है कि जी ओनर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे वही बोलता है कि जी ओनर का जो भी मतलब होता हो, हम उसमें नहीं जा रहे कि ओनर का मतलब क्या है क्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में इन 6 सेक्शंस के लिए ओनर का मतलब क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 22 टू 26 an individual who transfers otherwise than for an adequate consideration any house property to his or her spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, or to a minor child not being a married daughter, shall be deemed to be the owner of house property so transferred। अरे ये क्या बोल गए यार, समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। सिर्फ ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन हम देखते हैं कि जी एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर shall be deemed to be the owner of the house property so transferred। ठीक है, ओनर हम मान लेंगे किसको, जिस इंडिविजुअल ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। अच्छा, अब बात करते हैं जी कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और किसको करी है। प्रॉपर्टी का मतलब तो हमने समझ लिया, जो 22 में लिखा हुआ है कि जी प्रॉपर्टी का मतलब है कि बिल्डिंग या उससे जुड़ा हुआ लैंड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मतलब तो इस सेक्शन के लिए तो यही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं
कि जी किसको ट्रांसफर करिए या तो स्पाउस को या फिर माइनर चाइल्ड को। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक इंडिविजुअल ने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है या तो अपनी स्पाउस को, ठीक है, या अपने माइनर चाइल्ड को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है हम उसी को क्या मान लेंगे, डीम्ड ओनर। ठीक है, भले ही उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, भले ही आज की डेट में कागजों के अंदर ओनर दिखा रहा है कि जी वो स्पाउस उसकी ओनर है या फिर वो माइनर चाइल्ड उस प्रॉपर्टी का ओनर है, बट इन सेक्शन के लिए हम क्या मान लेंगे कि जी उसका ओनर कौन है, उसका ओनर है वही पर्सन जिसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। अच्छा, लेकिन इसकी इन्होंने कुछ एक्सेप्शन दी। एक्सेप्शन क्या दी कि जी पहली एक्सेप्शन क्या है कि जी अदरवाइज देन फॉर एन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कि अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए बिना अगर ट्रांसफर किया है तब मानेंगे। मतलब कि जी मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी लेट से 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने फ्री में अपनी स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम आप ही को ओनर मान लेंगे। अच्छा, अगर हमने जी 75,000 में कर दी, मतलब 1 लाख से कम में कर दी, क्योंकि 1 लाख तो मार्केट वैल्यू है, 1 लाख से कम में कर दी, ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या मान लेंगे, उस केस में भी हम आपको ही मालिक मानेंगे। अगर लेकिन मैंने 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा में करी, उस केस में कह रहे जी उस केस में एडुकेट कंसिडरेशन आ गई है हमारे पास। तो एडुकेट कंसिडरेशन आ गई है तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो आपकी स्पाउस को ही मानेंगे या आपके माइनर चाइल्ड को ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ओनर उसको मान लेंगे, बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि भैया यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम हो सकती है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, वो बाद के लेक्चर्स की बात है। अभी के लिए मैं मान लेते हैं कि जी अगर एडुकेट कंसिडरेशन नहीं है तो क्या ओनर कौन कहलाएगा, जिस पर्सन ने ट्रांसफर करा है। ठीक है जी, समझ की मैं आ गया। तो पहली एक्सेप्शन तो ये हो गई कि अगर एडुकेट कंसिडरेशन है तो हमारी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि जिसने ट्रांसफर करा है हम उसको ऑनर नहीं मानेंगे। अगर एडुकेट कंसिडरेशन है तो उस केस में ऑनर कौन होगा, जिसको हमने ट्रांसफर करा, यानी स्पाउस या फिर वो माइनर चाइल्ड। अच्छा, दूसरी एक्सेप्शन क्या दी कि जी दूसरी एक्सेप्शन दी माइनर चाइल्ड के केस में, कि जी अगर माइनर चाइल्ड आपकी मैरिड डॉटर है, यानी कि बाल विवाह कर दिया आपने बच्चे का, और उस केस में आपने अपनी बेटी को कुछ भी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, और वो मैरिड है उस टाइम जब आपने उसको दी है, तो उस केस में भी हम क्या मानेंगे, उस केस में हम ऑनर जो है वो आपको नहीं मानेंगे, आपकी वो माइनर चाइल्ड को ही ऑनर मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दो एक्सेप्शन हो गई। पहले केस तो ये हो गया कि जी इस केस के जिस केस में आपने बिना एडुकेट कंसिडरेशन या फिर अपनी अनमैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है या कोई भी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया है, अनमैरिड माइनर डॉटर को और कोई भी माइनर सन को ट्रांसफर करा है, तो उस केस में क्या मान लेंगे, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन है तो आपको ही ऑनर मान लेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है जी, दूसरा ऑनर कौन कहलाएगा, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा ऑनर है जी होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। इम्पार्टिबल एस्टेट क्या होती है कि जी इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब हो गया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको लीगली डिविजिबल नहीं है, जो कि, अच्छा, लीगली डिविजिबल मतलब कि जी लीगली डिविजिबल का मतलब ये हो गया कि जिसको आप बांट नहीं सकते, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको बांट दो। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हो गई कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कोई भी विल अवेलेबल नहीं है, मतलब कि वो आज की डेट में एक फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको एक बंदा आगे डिवाइड नहीं कर सकता, वो पूरी फैमिली की एक तरह से अमानत है। तो उस केस में ऐसी कोई अगर प्रॉपर्टी है तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, जो भी जो भी उस प्रॉपर्टी को, जिसको भी अगर मान लीजिए सब फैमिली मेंबर्स ने मिलके कह रखा है कि जी प्रॉपर्टी आप हैंडल करो, आप मेंटेन करो, तो उस केस में वो मान लेंगे उस पर्सन को। जर्नली क्या होता है, उस फैमिली का जो भी हेड होता है, जो भी उस फैमिली का सबसे टॉप हेड होता है, उसको हम होल्डर मान लेते हैं और उसके हाथ में इसकी टैक्सेबिलिटी देखी जाती है। आज के सिनेरियो में जब से हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है, ये चीज एचयूएफ में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपने नाम सुना एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो जनरली इस टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो वो एचयूएफ में शिफ्ट हो जाती है। उस केस में जो भी टैक्सेबिलिटी होती है फिर वो उस एचयूएफ पे होती है। एचयूएफ का मतलब ही ये है कि एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, यानी कि एक पूरी फैमिली और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन होगा वो एक एचयूएफ पे एज अ कंसोलिडेटेड पर्सन होगा। ठीक है, यहाँ पे
उन्होंने सिंपली ये पुराना एक तरह से लॉ है जो कि ये कहता है कि अगर एचयूएफ नहीं है और आपकी इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है तो इस केस में हम क्या मान लेंगे, जो भी उस प्रॉपर्टी का होल्डर है, एक तरह से केयर टेकर है, उसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड ऑनर। अच्छा, अगला पॉइंट है जी, अगला क्या होता है, अगला है कि जी अगर हमने किसी सोसाइटी में कोई फ्लैट ले रखा है तो उस केस में जो भी उस फ्लैट का मेंबर है, जो भी उस सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, उसको हम डीम्ड ओनर मान लेंगे। कहता है जी अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू whom अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इज अलॉटेड और लीज्ड, ठीक है जी, अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन एज द केस में बी, shall be deemed to be the owner of that building और part thereof। ठीक है, जैसे अगर किसी सोसाइटी अगर एक सोसाइटी के रूप में फॉर्म हो रखी है और उसी के रूप में ऑपरेट कर रही है, या फिर एक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हो रखी है और उसके थ्रू मैनेज हो रही है, तो इन सब के केस में जिस भी रूप में वो मैनेज हो रही है, अगर एज अ सोसाइटी वाला हिसाब किताब चल रहा है तो उस केस में मेंबर के बेसिस पे हम आपको क्या मानेंगे, ओनरशिप आपकी मानेंगे, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी। एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं जाऊं कि जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, जिसको वो राइट दे रखा है कि भैया ये वाला फ्लैट इस मेंबर को अलॉट कर रहे हैं हम, तो वो उसी को, उस मेंबर जिस पर्सन को अलॉट हुआ है वो मकान, उसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड ऑनर मान लेंगे। लीज का मतलब यहाँ पे क्या है, लीज का मतलब है लाइक डीडीए जैसे 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे देती है कोई प्रॉपर्टी, तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी, लीज के केस में भी हम आपको ही डीम्ड ओनर मानेंगे, जिसके जो भी आपका लेसी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी अगला ओनर कौन है। अगला ओनर कहता है कि जी अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of the nature referred to in section 53A of transfer of properties act shall be deemed to be the owner of that building or part thereof। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है कि जी जिस पर्सन के पास पोजेशन है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो ओनर कहलाएगा। ठीक है, और वो पोजेशन कैसे आया हो उसके पास, कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसके पास वो पोजेशन आया हो, जो कि रेफर्ड कहाँ है, सेक्शन 53A में। तो जी ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके थ्रू, जिसके पार्ट परफॉर्मेंस से आपको पोजेशन का राइट मिल जाता है, तो वो है कि जी सबसे पहला है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, कि जी बायर को पोजेशन दे दिया है, बट अभी क्या हुआ है, पेपर वगैरह रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जिस पर्सन के पास पोजेशन है हम क्या मान लेंगे, उसी को ओनर मान लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, सेल्स कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर। अगर आपने पैसे दे दिए उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो क्या मान लेंगे, तो हम आपको क्या नाम है, ऑनर मान लेंगे, चाहे आपने वो प्रॉपर्टी पोजेशन में ली हो, चाहे प्रॉपर्टी पोजेशन में नहीं ली हो, या फिर आपने देने का वादा कर दिया हो बट अभी तक पैसे नहीं दिए, तो भी हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट वगैरह यानी एक तरह से आपका हो गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम आपको भी ओनर मान लेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन द फेवर ऑफ बायर although certain other documents like power attorney, agreement to sale, will etc have been executed। मतलब कि सेल डीड नहीं बनी है, लेकिन जैसे कई प्रॉपर्टी पावर अटॉर्नी पे के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, जीपे के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, या फिर एग्रीमेंट टू सेल उसका बन गया है, ठीक है, या फिर विल के थ्रू ट्रांसफर हो गई है। कई जगह पे जहाँ पे रजिस्ट्रार्स अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर एक तरह से मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे इन्होंने उस सब चीजों को भी कवर कर रखा है कि जहाँ पे आपकी सेल डीड तो नहीं है बट अदर इंस्ट्रूमेंट साइन हो रखे हैं, उस केस में भी हम क्या मान लेंगे, जिसके फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ है उसी को हम क्या मान लेंगे, ओनर मान लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो जिसके पास पोजेशन होगा, ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, जिसके पास पोजेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो मालिक कहलाएगा। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। ये कहता है अ पर्सन हु अक्वायर्स एनी राइट इन और विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि एक बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में या फिर उसके किसी पार्ट के रिस्पेक्ट में, बाय वर्चू ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 269 यूएएफ। अब बात करते हैं जी सेक्शन 269 यूएएफ क्या कहता है। ये कहता है कि जी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी
जिसका आपने राइट एक्वायर किया हो बाय वे ऑफ लीज, और वो लीज कौन सी होनी चाहिए, 12 साल या उससे ज्यादा की। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने एक एक्सक्लूजन दिया है। एक्सक्लूजन क्या दिया है कि अगर आप मंथ टू मंथ बेसिस पे लीज पे लेते हो, मतलब कि आपने लेट से 1 साल से कम की कोई लीज ली है, या फिर आपने मंथ टू मंथ के जी आज आप मेरे को इस 1 महीने के लिए दे दो या 3 महीने के लिए दे दो, फिर हम उस 1 महीने के बाद देखेंगे कि हमें दोबारा लेना है या नहीं लेना। अगर इस टाइप का कोई आपका एग्रीमेंट है तो वो वाली लीजेस इसमें कवर नहीं होंगी। इसमें सिर्फ वही लीजेस कवर होंगी जो 1 साल से ऊपर की है, प्लस उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप उसको रिन्यू कर सकते हो, और वो रिन्यूअल, दैट रिन्यूअल अमाउंट्स टू टोटल एग्रीगेट टर्म ऑफ 12 ईयर्स और मोर। ठीक है, जहां पे आपका टोटल टर्म्स 12 साल या उससे ज्यादा का बन रहा है, उसी केस में आपके ऊपर ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। जहां पे अगर कोई पर्सन लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेगा तो उस केस में, दो वो प्रॉपर्टी लीज पर है बट तब भी उस केस में उसको हम क्या मान लेंगे, ओनर मान लेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट shall be deemed to be the owner of that building और part thereof। ठीक है, जिसने भी हमारा लीज के ऊपर प्रॉपर्टी ली है। अब बात करते हैं, हमने ऑनर की बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं एनुअल वैल्यू की। एनुअल वैल्यू अगर हम समझे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक अजम्पशन चल रही है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कि जी एक एनुअल वैल्यू को हम टैक्स करेंगे। ठीक है, अगर हमने सेक्शन 22 की हम लैंग्वेज पढ़े तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा सेक्शन 22 ही स्टार्ट कैसे होता है, द एनुअल वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एक अजम्पशन है कि यहाँ पे एक एनुअल वैल्यू होगी जिसको हम टैक्स करेंगे, जिसको फाइनली हम इनकम ट्रीट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है जी, अब इस एनुअल वैल्यू को निकाले कैसे। तो इस एनुअल वैल्यू को निकालने का एक सिंपल तरीका है कि जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लो, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। अब बात आती है जी, एनुअल वैल्यू पूछा था आपने कि जी एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने उसका सवाल में यही बता दिया जी एनुअल वैल्यू का मतलब है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, आपकी एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। बट सवाल तो वही रहा ना कि एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। तो अब बात करते हैं जी एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। तो इसको डिफाइन करता है सेक्शन 23(1) कि जी एनुअल वैल्यू का मतलब हम क्या मान लेंगे, शैल बी डीम्ड। डीम्ड का मतलब है कि आप मानो या ना मानो, असल में है या नहीं है, हम मान लेंगे कि ये चीज है। तो उन्होंने क्या कहा कि जी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या कहलाएगी, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ऐसा सम जो कि एक एस्टिमेशन बेसिस पे, जो एक एक्सपेक्टेड बेसिस पे हम ये मान ले कि इस प्रॉपर्टी का हमें मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपेक्टेड बेसिस पे कैसे मान लेंगे, ये एक्सपेक्टेशन हम कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन का सीधा सा तरीका है कि जी मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी ये सब फीचर्स हैं, सेम इसी टाइप की प्रॉपर्टी मेरे पड़ोसी की भी है, उसके भी सेम इसी टाइप के फीचर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली किराए पे चढ़ी है, उसको लेट से 15,000 किराया मिल रहा है, तो आई कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट कि जी मेरे को भी 15,000 रुपए किराया मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेक्टेशन होगा। अब इसको आगे पढ़ेंगे जी एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, बट अभी के लिए हम ऐसे चलते हैं कि एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि एक रियल एक्सपेक्टेशन कि आपको उस प्रॉपर्टी के बदले में कितने पैसे मिल सकते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टी को अगर आप लेट आउट करो तो उसके बदले में आप उससे कितना, एक तरह से कितना सम या कितनी वैल्यू आप उससे जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं जी, पहली बात तो ये है कि जितना सम आप उस प्रॉपर्टी से रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको हम क्या मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड चीज इन्होंने क्या बोला कि अब ये तो हमने माना था, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होगा वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, लेट से आपका 15,000 रुपए एक्सपेक्टेड रेंट था, आपका जो एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो लेट से 18,000 रुपए के हिसाब से हो रहा है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, उस केस में द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल शैल बी डीम टू बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, 18,000 रुपए। अब बात करते हैं कि जी रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है। अब रीजनेबली एक्सपेक्टेड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि जी इसका मतलब है कि मार्केट में आपको आपकी प्रॉपर्टी के जो आप प्रॉपर्टी लीज करना चाहते हो उसका मार्केट में आपको कितना प्राइस मिल जाएगा।
अब लेकिन इसका तरीका धीरे धीरे क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी एक तरह से केसेस हुए, लिटिगेशन हुई, तो धीरे धीरे एक धीरे धीरे एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। वो फॉर्मूला क्या हुआ कि जी एक्सपेक्टेड रेंट हम मान लेंगे इन इन दोनों का हायर। किन दोनों का हायर? कि जी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू तो वही हो गया कि जी मेरे को मार्केट में मेरी प्रॉपर्टी के बदले में कितने रुपए मिलेंगे, ये तो हो गया फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या हो गया? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जी जिस वैल्यू पे मैं अपना एक तरह से हाउस टैक्स पे करता हूँ, ठीक है, वहां पे भी वो आपसे आपके एरिया के बेसिस पे एक अमाउंट कैलकुलेट करवाते हैं जी, इस एरिया के बेसिस पे आपको इतनी एक्सपेक्टेड आपका आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके बेसिस पे आपसे वो एक तरह से हाउस रेंट चार्ज करते हैं, कितनी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या कह रहा है, वो म्युनिसिपल वैल्यू जो आप निकालोगे वो इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कैच उन्होंने क्या रखा कि जी जिस जिस प्रॉपर्टी पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी केसेस हुए, लिटिगेशन हुई, ठीक है। तो अब लोगों ने कहा जी एक आपका एक्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि जी कोई भी जो रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड रेंट की, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है क्या नहीं है वो आपको एक्ट से पता चलेगा। बट केसेस में क्या डिसाइड हुआ, केसेस में डिसाइड ये हुआ कि जी अगर मान लो मेरा फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है हमारे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, तो क्या उस केस में भी मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, जबकि रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है जी मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड रेंट लेना है, ठीक है। तो उस केस में आप मेरे से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जी फेयर मार्केट वैल्यू मेरे को इतनी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर तो एक्ट लग रहा है और वो एक्ट कह रहा है कि आप इससे ज्यादा अमाउंट ले नहीं सकते। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इससे ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा? तो कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने कहा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपके स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या कर दिया, जहां जहां पे इसका एक तरह से एक और यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि जी जहां जहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे जो उस रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट बन रहा है, ठीक है, आपका जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो उस अमाउंट से ज्यादा नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेयर मार्केट वैल्यू बन रही है 15,000 रुपए, ठीक है, मेरी म्यूनिसिपल वैल्यू बन रही है से 13,000 रुपए, तो इन दोनों का हायर क्या हो गया, 15,000 रुपए। बट मेरा जो स्टैंडर्ड रेंट है वो बन रहा है 14,000 रुपए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम रेंट जो भी टैक्सेबल होगा कितना होगा, 14,000 रुपए। अब उस 14,000 को मैं अपने एक्चुअल रेंट से कंपेयर करूंगा। अगर मेरा एक्चुअल रेंट लेट से 17,000 है तो उस केस में मैं 17,000 के ऊपर टैक्स दूंगा, उसको अपनी एनुअल वैल्यू मान लूंगा। अगर मेरा जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है लेट से 12,000 हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या मान लूंगा, उस केस में मैं 14,000 मान लूंगा। क्योंकि एनुअल वैल्यू को उन्होंने कैसे डिफाइन करा सेक्शन 23(1) में कि जी एनुअल वैल्यू का मतलब है सम विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, और रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि जी फेयर मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला था 14,000, तो अकॉर्डिंगली 14,000 क्या हो जाएगा, मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। दो एक्चुअल रेंट मेरे को रिसीव हुआ है सिर्फ 12,000 रुपए, बट फिर भी क्या हो जाएगा, 14,000 मेरा टैक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जी एनुअल वैल्यू अलग अलग सर्कमस्टांसिस में कैसे निकालेंगे। सबसे पहला हमारा सर्कमस्टांस आ गया कि जी जहां पे प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां पे पूरे साल आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है उस केस में आप सीधा सा करोगे कि जी मेरा जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब हो गया मेरी फेयर मार्केट वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू, उन दोनों में से हायर, और जो मेरा अमाउंट निकला उसको मैं स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करूंगा, और जो उनमें से लोअर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, वो क्या हो जाएगा, मेरा टैक्स हो जाएगा। किस केस में, फर्स्ट केस में जहां पे मेरी प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर लेट आउट है। सेकंड मेरा क्या है, where let out property is vacant for part of the year। अच्छा, जहां पे मेरी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए वैकेंट है, तो इसका भी प्रोविजन क्या करा है, इसका भी प्रोविजन 23(1) में करा। उन्होंने क्या बोला कि जी जहां पे आपकी प्रॉपर्टी जहां पे जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है वो आपको कम मिलता है, क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए खाली रहती है,
ठीक है। तो उस केस में जो आपको एक्चुअल रेंट मिला है आफ्टर सच वैकेंसी, उसको ही हम क्या मान लेंगे, उसको ही हम फाइनल मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बना 15,000 रुपए, ठीक है, मेरा एक्चुअल रेंट बना 18,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए के हिसाब से मेरे को 12 महीने में एक तरह से 1,80,000 रुपए मिलने थे, ठीक है। और 18,000 रुपए जो मेरे को एक्चुअल रेंट है उसके हिसाब से मेरे बनते हैं 2,16,000 रुपए, ठीक है। बट मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 6 मंथ जो है वो लेट आउट रही, बाकी के 6 मंथ वो क्या रही, वैकेट रही, मतलब कि खाली रही, वहां पे कोई भी टेनेंट नहीं आया। तो उस केस में मेरे को जो एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ वो हुआ 1,08,000 रुपए। बट जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो यहाँ पे कुछ बोलते नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल की बात करता है, क्योंकि उसने तो डीम कर लिया कि जी पूरे साल में आप जितना कमाओगे हमने तो डीम कर लिया, वो क्या कहलाएगी, एनुअल वैल्यू कहलाएगी। तो उस केस में मेरी एनुअल वैल्यू 15,000 क्या 1,80,000 बन रही है, जबकि एक्चुअली मेरे को कितने कमाए, मैंने सिर्फ 1,08,000 क्यों कमाए, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी खाली रही। अगर वो प्रॉपर्टी खाली नहीं रहती तो मैं कितने कमाता, 2,16,000 रुपए। तो उस केस के लिए प्रोविजन करा कि जी इस टाइप का जो भी केस होगा उस केस में हम क्या मान लेंगे, 1,08,000 को ही आपकी इनकम मान लेंगे। उस केस में हम 1,80,000 को डीम्ड एनुअल वैल्यू नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आता है अगला सिनेरियो। अगला सिनेरियो क्या है, वेयर अ पोर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब जी एक प्रॉपर्टी है आपके पास, एक प्रॉपर्टी के अंदर 2 कमरे हैं, ठीक है, एक में आप खुद रहते हो, एक आपने किराए पे चढ़ा दिया। अब इस केस में क्या करें, यहाँ पे तो ये हमेशा प्रॉपर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी तो मेरी एक ही है। तो उस केस में सीधा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया 23(1) के अंदर ही कि जी आप हर जो भी आपने आपका अगर एक प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग आप पोर्शंस को लेट आउट कर रहे हो, तो उस केस में आप हर पोर्शन को एक प्रॉपर्टी मान लोगे, ठीक है। तो यानी कि एक में आप रह रहे हो एक एक पोर्शन में, तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। एक पोर्शन आपने रेंट पे दे रखा है तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दो आपकी वो दोनों कमरे आपकी एक ही प्रॉपर्टी में है, बट वो उसको हम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर लेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है जी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा। हमने तो बात कर ली, लेट आउट के केस में बात कर ली। अब आपने जब सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात उठाई है तो अब ये बताओ कि जी सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मान लो मैंने पूरे साल किराए पे नहीं चढ़ाया, उस केस में मैं क्या करूं। तो जी उस केस के अंदर आया सेक्शन 23(2). सेक्शन 23(2) ने क्या बोला कि जी वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ हाउस और अ पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, मतलब जहां पे एक घर या एक घर का कोई पोर्शन कोई हिस्सा विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेजिडेंस, ठीक है, जो कि ओनर के पास है। और ओनर के पास क्यों है, ताकि उसके खुद के रहने के लिए, ठीक है। या फिर कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर by the reason of the fact that owing to his employment, business or profession carried on at any other place, he has to reside at such other place in a building not belonging to him। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो इन्होंने क्या बोला कि जी प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, प्रॉपर्टी में आप रह नहीं रहे हो, ठीक है। रह क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि आप जो है वो अपना बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में या प्रोफेशन के सिलसिले में आप किसी और स्टेट में रहते हो या किसी और कंट्री में रहते हो, किसी दूसरे के घर में, ठीक है। सिंपल भाषा में समझते हैं कि जी आपकी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, आपकी जॉब लगी हुई है मुंबई के अंदर, ठीक है, आप मुंबई में जॉब करते हो, वहीं पे आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेके आप वहीं पे रह रहे हो। आपका अपना घर है दिल्ली में, बट आप अपने घर में नहीं रह पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप काम करते हो मुंबई के अंदर, और मुंबई के अंदर आपके पास अपना घर नहीं है, आपको किराए पे लेके रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस इस टाइप के सिनेरियो के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि अगर अब मैं देखूं तो इन्होंने सबसे पहले अगर मैं सेक्शन 22 की बात करूं तो इन्होंने बोला जी एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी शेल बी डीम्ड टू बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एक एनुअल वैल्यू एक घर की हम मान लेंगे कि जी इनकम है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे इन्होंने डीमिंग फिक्शन लगा दिया कि आपके पास जितने भी घर होंगे हम तो ये मान लेंगे कि जी उसकी इनकम एक तरह से इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल है। तो इससे मेरे को एक चीज क्लियर होती है सेक्शन 23(2) से कि अभी तक जो मैंने पढ़ा सेक्शन 22 जो मैंने पढ़ा
ठीक है, वो वहां पे डीमिंग फिक्शन लगाता है। डीमिंग फिक्शन का मतलब हो गया कि जी आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी आप उसको डिक्लेयर करो कि मैंने उसको उससे रेंट कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा। आप असल में रेंट कमा रहे हो, हमें परवाह नहीं है। आप नहीं कमा रहे, हमें लेना देना नहीं है। हम क्या मान लेंगे, हम एक अमाउंट को आपका टैक्सेबल मान लेंगे कि जी इतना अमाउंट आपका क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, तो इस चीज से मेरे को क्लियर होता है कि जी डीमिंग फिक्शन इन्होंने लगा रखा है। एनुअल वैल्यू हम एक टैक्सेबल मान लेंगे, और इसको दूसरी तरह से अगर सब्सटेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि जी इन्होंने एक्सपेक्टेड रेंट, अगर मैं देखूं अपने जी एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है, तो वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, रीजनेबल भी एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जी जो भी वहां पे रीजनेबल होगा कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इतने पैसे मिल सकते हैं मेरे को, उसको क्या मान लूंगा, उसको रेंट मान लूंगा, भले ही आपने उसको एक्चुअली रेंट पे चढ़ा रखा हो या नहीं चढ़ा रखा हो। ठीक है, तो इस चीज से मेरे को गवर्नमेंट की ये इंटेंशन तो क्लियर हो जाती है। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी क्या करे भैया, अपने घर में रह रहा है, अपने घर में रहने के पैसे देगा गवर्नमेंट को, टैक्स देगा उस चीज का। तो उस चीज के लिए इन्होंने प्रोविजन कर दिया सेक्शन 22 में कि जी अगर आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, और खुद मतलब अपने रेजिडेंस के लिए रह रहे हो, अपने रेजिडेंस की तरह यूज कर रहे हो अपने उस प्रॉपर्टी को, तो उससे हम कोई भी इनकम को, तो उन्होंने कहा था एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस शैल बी टेकन टू बी निल। उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू हम उसको क्या मान लेंगे, उसको निल मान लेंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि आपने उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं कमाई है। ठीक है, पहला केस तो इन्होंने ये दे दिया। दूसरा केस इन्होंने क्या दे दिया कि जी ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं कर पा रहे। और इंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो रहते कहीं और है, काम कहीं और करते हैं। ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी का एक्सेस ही नहीं है उनके पास। एक्सेस इन द सेंस के काम कहीं और कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस के लिए उन्होंने कि लोग मतलब इस चीज के लिए ऐसा ना हो कि ग्रोथ रुके या फिर लोग दूसरे स्टेट में काम करने ना जा पाए, दूसरे स्टेट अपना ग्रो ना हो पाए, इस सब को रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी यहाँ वाले प्रॉपर्टी जो आपकी खाली पड़ी है क्योंकि आप दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो, इसकी वजह से हम इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, इसकी इनकम को टैक्सेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू वो प्रॉपर्टी खाली रहनी चाहिए। अगर आपने उस प्रॉपर्टी का यूज करा किसी भी पर्पज से, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको हम ऐसे मान लेंगे कि आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 22 सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अब बात करते हैं कि जी जहां पे प्रॉपर्टी कुछ पार्ट के लिए, मतलब साल के कुछ हिस्से के लिए तो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और बाकी हिस्से के लिए आपने उसको लेट आउट कर दिया। लेट से एक प्रॉपर्टी है, उसको 3 महीने के लिए वो लेट आउट थी, बाकी 9 महीने के लिए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में आता है सेक्शन 23(3). वो कहता है जब प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई इफ, कह रहा है जो ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली प्रॉपर्टी का जो हमने सेक्शन दिया है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कब, कि जी द हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस इज एक्चुअली लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, यानी कि आपने, अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस क्लेम करना है तो आपके पास पूरे 12 महीने वो प्रॉपर्टी आपने एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करी होनी चाहिए, मतलब अपने रेजिडेंस के लिए यूज करी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ हिस्से के लिए, कुछ टाइम के लिए, से 1 महीना 2 महीना 1 दिन इनफैक्ट, ठीक है, अगर आपने उसको लेट आउट कर रखा था तो हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको ये मान लेंगे कि आपने उसको लेट आउट ही कर रखा था, हम उसको फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको एक्सपेक्टेड रेंट को क्या मानना पड़ेगा, उसकी एनुअल वैल्यू मानना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, और एनी अदर बेनिफिट देयर फ्रॉम इज डिराइव्ड बाय द ओनर। एनी अदर बेनिफिट का मतलब क्या हो गया कि जी लेट से मैं मेरी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, मैं मुंबई में काम करता हूँ, वहीं रहता हूँ और दूसरे की प्रॉपर्टी में रहता हूँ। अब वो जो जिस बंदे की प्रॉपर्टी में रहता हूँ वो बंदा दिल्ली में काम करता है। ठीक है, तो हमने एक अरेंजमेंट कर लिया कि आप एक काम करो, आप मेरी दिल्ली की प्रॉपर्टी में रह लो, ठीक है, मैं आपकी मुंबई की प्रॉपर्टी में रह लेता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों का हमारा काम निकल जाएगा और हमारे को एक तरह से हम उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड भी क्लेम कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, इस केस में हम क्या मान लेंगे, इस केस में हम दोनों प्रॉपर्टीज को मान लेंगे कि दोनों प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है, और उसकी क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को हम उसकी एनुअल वैल्यू मान लेंगे। तो एनी अदर बेनिफिट का मतलब हो गया कि किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट अगर आप उससे ले रहे हो तो उस केस में हम उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने कुछ पार्ट के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करा है तो उस केस में क्या करना पड़ जाएगा आपको, अपने पूरे साल की आपकी एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर आपको एक तरह से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब बात यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जी हम ये नहीं बोल सकते कि 3 महीने मेरी लेट आउट रही, बाकी के 9 महीने मेरी वैकेंट रही और उस केस में मेरे को सिर्फ 3 महीने के रेंट के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो इस चीज के लिए भी उन्होंने क्लियर कर रखा है यहाँ पे कि जी वैकेंट अलग कॉन्सेप्ट है और सेल्फ ऑक्यूपाइड अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैकेट का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी बिल्कुल खाली पड़ी है, उसका कोई और यूज नहीं हुआ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है कि उसको आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करा है, ठीक है, अपने ओन रेजिडेंस के लिए यूज करा है। तो दोनों अलग सिनेरियो, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब भी एक तरह से वैकेंट ही हो गया, तो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी उसको लेट आउट किया तो आपको पूरे एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा पूरे साल के। ठीक है, ये नहीं कि 3 महीने के लिए मैंने लेट आउट करा तो 3 महीने मैंने वो ले लिया और बाकी 9 महीने एक तरह से खाली रहा तो उसका मैंने 9 महीने का ले लिया। आपको पूरे साल का ही एक तरह से एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल मेरा 3 महीने का रहेगा और एक्सपेक्टेड रेंट मेरा 12 महीने का रहेगा। तो दोनों को इसी टाइप से कंपेयर करना है। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि जी एक्चुअल रेंट 3 महीने का है तो मैं भी एक्सपेक्टेड रेंट भी 3 महीने के ही कंप्यूट करूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का कंप्यूट होगा। अब बात करते हैं जी डीम लेट आउट की। अब ये डीम लेट आउट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सेक्शन 23(4) लेकर आया कि जी जो हमने सबसेक्शन 2 में बात करी थी ना, सबसेक्शन 2 में बात क्या करी थी कि जी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केसेस की। हाँ, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हम आपको मैक्सिमम 2 हाउसेस की परमिशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 प्रॉपर्टी, अब सबकी सब 10 प्रॉपर्टी को बोल दो जी मैं तो सबकी सब 10 प्रॉपर्टी में रहता हूँ, सारी की सारी 10 प्रॉपर्टी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरी वाइफ रहती है, एक में मेरी बेटी, एक में मेरा बेटा, इस टाइप से मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी ना किसी ने ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सिर्फ 2 हाउसेस के केस में ही सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस क्लेम कर सकते हो। वो 2 हाउस प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी उस 10 प्रॉपर्टीज में से, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप जिसमें से आपको लगता है जी सबसे ज्यादा रेंट मेरा आता है, उन 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट मैक्सिमम 2 ही कर सकते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपकी 10 प्रॉपर्टी है और आपने लिटरली 10 में से लेट से 3 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, आपने कहा जी मैं दिल्ली भी रहता हूँ, मुंबई भी रहता हूँ, एक तरह से कर्नाटक भी रहता हूँ या एक तरह से बेंगलोर भी रहता हूँ। ठीक है, आए दूसरे दिन मेरा इन तीनों स्टेट्स में आना जाना रहता ही रहता है, तो तीनों प्रॉपर्टी को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, मैंने किराए पे नहीं चढ़ा रखा। ठीक है, एकदम जेन्युइन केस है। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी गवर्नमेंट बोलेगी जी हमें मतलब नहीं है, हम तो यहाँ पे डीमिंग फिक्शन लगा के बैठ चुके हैं कि 2 हाउसेज में आपको एग्जम्पशन मिलेगी, तीसरा हाउस आपने भले ही सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हो, हमें क्या है, हमें तो आप एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स दे दो, हम तो मान लेंगे कि जी आपने उसको लेट आउट कर रखा है। क्या बोलता है जी, द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन शेल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 ऑफ सच हाउसेज विच द असेसी मे एट हिज ऑप्शन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। वो आप देख लो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन मिलेगी 2 ही। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस और हाउसेज other than the house or houses in respect of which the assessee has exercised an option under subclause under clause A। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्लॉज ए ऑप्ट कर लिया। क्लॉज ए का मतलब क्या है, कोई 2 प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस क्लेम कर लिया, उन 2 प्रॉपर्टीज को छोड़ दो। अब हम बात कर रहे हैं बाकी प्रॉपर्टीज जो बच गई। हमारे एग्जांपल में 10 प्रॉपर्टीज थी तो उसमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी छोड़ दो, बाकी की जो 8 प्रॉपर्टी बच गई उसकी बात कर रहे हैं। तो उस केस में उन 8 प्रॉपर्टीज की जो एनुअल वैल्यू है वो क्या कैसे डिटरमाइन करेंगे, शेल बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1 एज इफ सच हाउस और हाउस हैड बीन लेट। ठीक है, आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन करोगे सबसेक्शन 1 के हिसाब से, यानी 23(1) के हिसाब से। ठीक है, 23(1) क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर। तो उसको आप उसके हिसाब से कंप्यूट करोगे, ये मानते हुए कि आपका वो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर रखी है। तो ये क्या था हमारा डीम लेट आउट का एक तरह से प्रोविजन कि जी 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा के ऊपर हम आपको क्या कर लेंगे, डीम कर लेंगे कि आपने लेट आउट कर रखा है। अच्छा, अब बात आती है जी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब क्या होता है, अब कोई बिल्डर है,
बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है। अब प्रॉपर्टी बना के ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने प्रॉपर्टी बनाई अगले दिन मेरी प्रॉपर्टी बिक गई सारी। प्रॉपर्टी बिकने में टाइम लगता है, एडवर्टीजमेंट होती है, बंदा देखने आता है, फाइनल करता है, बिकती है, तो उस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। अब सेक्शन 22 तो बोलता है जी कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी तो मैं एनुअल वैल्यू को क्या कर दूंगा, टैक्स कर दूंगा। तो अब बिल्डर लोग बड़े परेशान कि भैया हमने इतनी कैपिटल भी लगाई, कमाई कुछ हो नहीं रही है, आप कह रहे हो जी टैक्स लगा देंगे हम आपकी एनुअल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने क्या करा, उनके लिए वो एक प्रोविजन लेकर आए। क्या प्रोविजन लेकर आए कि जी वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग या उससे लगा हुआ कोई भी एक तरह से लैंड इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसको आपने कैसे रख रखा है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है, वो आप एज अपने बिजनेस पर्पज के लिए रख रखा है कि जी मैं इसको खरीदता बेचता हूँ, एक तरह से ट्रेडिंग कह लीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग पर्पज के लिए रख रखा है। एंड द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट, ठीक है। और जो आपने वो प्रॉपर्टी रख रखी है उसको आपने लेट आउट नहीं कर रखा, ठीक है। लेट आउट कर रखा है तो फिर सीधा का जो भी आपको अमाउंट एक्चुअल रिसीव हो रहा है, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है विच आर हायर को हम क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। ये कहानी किसके लिए, ये कहानी सिर्फ उसके लिए कि स्टॉक इन ट्रेड है प्लस लेट आउट नहीं है ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर। अगर एक महीने के लिए भी करा है तो फिर गए, फिर आप फिर एक्सपेक्टेड रेंट को टैक्स करेंगे, ठीक है। एक भी महीने के लिए आपने उसको क्या है, लेट आउट नहीं करा। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की क्या ले लेंगे, फॉर द पीरियड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority shall be taken to be nil. Annual value shall be taken to be nil. Annual value को क्या कर लेंगे हम, nil ले लेंगे। कब ले लेंगे, जब आपकी प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड हो, आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, और जिस साल आपको सर्टिफिकेट मिला है उस साल के खत्म होने के 2 साल तक हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या मानेंगे, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील मानेंगे, और उस पर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। आप इस 2 साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बेच दो। अगर आपने अपनी 2 साल में प्रॉपर्टी नहीं बेची तो 2 साल के बाद हम क्या मान लेंगे, उसको टैक्स कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो आपकी नवंबर 21 में रेडी हो गई बनके, ठीक है। उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेट से मेरे को रेरा या फिर एमसीडी या एक तरह से आर्किटेक्ट से मेरे को मिल गया, ठीक है, नवंबर 21 में। तो अब मेरी टाइम लिमिट कब तक है मेरे पास, नवंबर 21 के एंड तक, यानी कि मार्च 22 तक, ठीक है। मार्च 22 से अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मार्च 23, मार्च 24, यानी कि 31 मार्च 24 तक मेरे को कोई टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। उसकी एनुअल वैल्यू क्या मान लूंगा, नील। 31 मार्च 25 को, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, यानी कि 24-25 साल में मैं क्या करूंगा, उसकी एनुअल वैल्यू को डीम कर लूंगा क्या, एक्सपेक्टेड रेंट जितना, और उसको आपने एक्चुअली अगर लेट आउट करा है तो उस केस में एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विच एवर इज हायर को मैं क्या कर दूंगा, टैक्स कर दूंगा, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि जी ये तो हो गए मोटे मोटे सिनेरियो कि जी ये इन सिनेरियो में हम एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब ऐसे भी केस हो सकते हैं कि मेरा एक टेनेंट था, उसने मेरे को रेंट ही नहीं दिया, लेट से अब हमारा कोविड चल रहा है 2020 के अंदर आया हमारा, तो उस केस में क्या हुआ, मार्च के अंदर हमारा लॉकडाउन लग गया। अब किसी पर्सन ने बोला कि जी फरवरी तक तो उसने रेंट दिया, मार्च के रेंट के लिए उसने बोल दिया कि जी मैं तो मार्च का रेंट नहीं देता, मेरा तो काम हुआ ही नहीं, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, आपको एक्चुअली वो रेंट मिला ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 23(1) देखूं तो सेक्शन 23(1) बोलता है कि जी आपको तो क्या है, आपको तो पूरा एक्सपेक्टेड रेंट को हम पूरे साल का क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल विच एवर इज हायर उसको हम टैक्स कर देंगे। बट वो तो मेरे को अमाउंट ही नहीं मिला। अब यहाँ पे बात यह कि उसने बोला अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, यानी रिसीवेबल को क्या मान लेंगे हम, आपका इनकम का पार्ट मान लेंगे, भले आपको भी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अब उस रिसीवेबल में और इस अनरियलाइज्ड में क्या डिफरेंस है, उस रिसीवेबल और इस अनरियलाइज्ड में ये डिफरेंस है कि रिसीवेबल का मतलब है कि ठीक है आज नहीं मिला बट कल मिल जाएगा। अनरियलाइज्ड का मतलब है कि वो बंदे ने इनकार कर दिया, वो बंदा तेरे को दे ही नहीं रहा,
उस केस में क्या करूं मैं? तो उस केस में इन्होंने बोला कि जी अगर ऐसा कोई केस आपके पास आ जाता है कि जहां पे आपका जो टेनेंट है वो आपको रेंट देने को ही राजी नहीं है, तो उस केस में आपको कुछ रूल्स, मतलब कुछ कंडीशंस चेक करनी है। अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो हम आपको क्या करेंगे, उस अमाउंट को, जो आपको अमाउंट नहीं दे रहा वो टेनेंट, ठीक है, उसको हम आपकी इनकम नहीं मानेंगे। अब उन्होंने क्या कहा इसको कि जी फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी और क्लॉज सी। क्लॉज बी हमारा था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द केस वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर होल ऑफ द ईयर, और क्लॉज सी था हमारा कि जहां पे हमारा कुछ पार्ट के लिए वैकेंट रहा और कुछ पार्ट के लिए लेट आउट रहा, उस केस में हम क्या लेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल है। तो अब बात आती है ऑफ दिस सबसेक्शन, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर shall not include, subject to such rules as may be made in this behalf, the amount of rent which the owner cannot realize। ठीक है, आप एनुअल एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसके अंदर कौन सा अमाउंट इंक्लूड नहीं करोगे, जो अमाउंट आपको मिला ही नहीं। लेकिन कब नहीं करोगे, जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सब्जेक्ट टू सच रूल्स। ठीक है, अब वो रूल्स क्या है, रूल्स को प्रिस्क्राइब करा रूल 4 ने, रूल 4 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है, रूल 4 क्या बोलता है कि जी जो एक्सप्लेनेशन दे रखे ना सेक्शन 23(1) में, उसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं कि जी द अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन नॉट रियलाइज शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बट नॉट पेड बाय अ टेनेंट ऑफ द असेसी एंड सो प्रूव्ड टू बी लॉस्ट एंड इररिकवरेबल वेयर। ठीक है, कितना अमाउंट आप इंक्लूड करोगे, द अमाउंट ऑफ रेंट विच द ओनर कैन नॉट रियलाइज, ठीक है, शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बट नॉट पेड। देना था उसको बट उसने दिया नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसके ऊपर लायबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने झूठ मूठ में ही बोल दिया कि जी मार्च को वो मेरे को रेंट ही नहीं दे रहा, जबकि मार्च में आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो पेबल ही नहीं था तो देगा कहां से। ठीक है, तो दो हाइपोथेटिकली है बट सिनेरियो समझाने के लिए कि पेबल की कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए, उसके पास पेबल है और उसने पे नहीं करा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चीज प्रूव हो गई है कि वो बंदा आगे पे भी नहीं करेगा। ठीक है, सो प्रूव दैट टू बी लॉस्ट एंड इररिकवरेबल, कि वो मेरे को नहीं पे करेगा आगे। ठीक है, और ये चीज कैसे प्रूव होगी, वेयर द टेनेंसी इज बोनाफाइड। ठीक है, अब इसके अंदर भी 4 कंडीशन है। पहले तो कंडीशन है कि जी पेबल था, उसने पे नहीं किया, और दूसरी कंडीशन थी कि जी वो मेरे को पे भी नहीं करेगा। ये दोनों चीजें स्टैब्लिश हो गई है। प्लस अब इसके साथ क्या कंडीशन है चेक करनी है, प्लस कि जी जो मेरी टेनेंसी थी वो क्या है, बोनाफाइड थी। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया कि जी कोई बंदा मेरे प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस के ही बैठ गया था। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस वाले केसेस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टेनेंसी जो है वो बोनाफाइड होनी चाहिए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। उस बंदे से आपने प्रॉपर्टी खाली करवा ली है, ठीक है, या फिर आपने अपने सारे प्रयास करे कि वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दे आपकी। ठीक है, आपने उसको कोर्ट का लीगल नोटिस भेज दिया कि भैया तुम रेंट पे नहीं कर रहे हो, आप खाली करो। तो ये क्या है, ये आपका तरफ से सफिशिएंट स्टेप है कि आपने उसको कंपेल करा कि भैया तू खाली कर, आपने नोटिस भेजा, आपने उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से क्या हो गए, आपके तरफ से सफिशिएंट स्टेप हो गए कि आपने अपनी तरफ से उसको कोशिश करी कि भैया तू खाली कर, बट वो खाली नहीं करता, तो वो बात दूसरी है। अब बात करते हैं द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी तो वो खाली नहीं कर रहा बंदा, ठीक है, या फिर आपने ये प्रॉपर्टी तो खाली करवा ली, यहाँ का रेंट नहीं दिया, इसी टेनेंट को आपने दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी थी और आप कह रहे हो कि भैया ठीक है तू वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा है तो वहां पे भी डिफॉल्ट करेगा, फिर आप उससे अपनी सारी प्रॉपर्टियां खाली करवाओ। ये नहीं कि इस प्रॉपर्टी को रेंट नहीं दिया तो ये खाली कर दे, इस प्रॉपर्टी का दे रहा है तो ठीक है तू इसमें रह ले। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आप उससे सारी प्रॉपर्टी अपनी खाली करवाओ। अगला क्या है, द असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent or satisfy the AO that legal proceeding would be useless। ठीक है, और आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास करे हैं, या आपने अपनी तरफ से रीजनेबल स्टेप लिए हैं किस चीज के लिए, कि आपने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि भैया मेरे जो तू पैसे नहीं दे रहा था वो पैसे दे तू।
ठीक है। और या फिर अगर आप मान लो केस फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप एओ को संतुष्ट करो। कैसे? कि जी उसको आप ये समझाओ कि जी अगर मैं केस करता तो जितना मेरे को रेंट लेना था उससे ज्यादा का तो मेरे को नुकसान ही हो जाता, या केस करना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं था। ठीक है, अगर आप उसको ये समझा देते हो और एओ सेटिस्फाई हो जाता है कि जी हाँ आप ठीक बोल रहे हो, अगर आप केस करते तो वो आपके आपके लिए यूजलेस होता या आपको उसका कोई मेजर बेनिफिट नहीं मिलता, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जी हम एक्चुअल रेंट को क्या कर लेंगे, इसके इन सब केसेस अगर ये सब सेटिस्फाइड हैं तो हम क्या मान लेंगे, आपका उस रेंट उस अमाउंट में से उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है जी, लेकिन कंडीशन क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो प्रॉपर्टी आपने वैकेट करवा ली उससे, या फिर उसको बोला हो कि उसको कंपेल किया हो कि भैया तू प्रॉपर्टी वैकेट कर, उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी वैकेट करवाई हो, या फिर आप उसको कंपेल कराओ अपनी सारी प्रॉपर्टी वैकेट करने के लिए, साथ में आपने उसके अगेंस्ट में लीगल केस फाइल कर दिया हो। अगर लीगल केस फाइल नहीं किया है तो आपने एओ को सेटिस्फाई कर दिया हो कि जी जो भी प्रोसीडिंग है वो यूजलेस हो जाएंगी, यूजलेस है हमारे लिए, तो हम लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है तो आप उसको क्या कर सकते हो, अनरियलाइज रेंट को उसको अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है जी, अब बात आती है जी कंपोजिट रेंट के केस में हम क्या करें। कंपोजिट रेंट के केस में हम एनुअल वैल्यू को क्या लें। सबसे पहले तो समझते हैं कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है। अब कंपोजिट रेंट का मतलब है कि अगर आज की डेट में अगर आप देखो तो कोवर्किंग स्पेस के नाम से कई वो चल रहे हैं ऑफिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक प्रीमाइसिस तो रेंट पे मिलता ही मिलता है, साथ में वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरह से रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, आपको ऑफिस टेबल्स, कंप्यूटर्स, आपके फोटोकॉपी मशीन, चेयर्स, सारी चीजें, अलमीरा, सब कुछ आपको क्या कर देते हैं, उसी में दे देते हैं, और उसका एक कंपोजिट रेंट आपसे ले लेते हैं कि जी टोटल आप एक तरह से हमको लेट से 25,000 रुपए दे दीजिए और आप ये सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कंपोजिट रेंट कहलाता है। ये एक इंडिविजुअल के केस में भी हो सकता है जहां पे आप उसको फुल्ली फर्निश्ड हाउस रेंट पे दे दो, लाइक आप बेड, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, ठीक है, सारी चीजें आपने उसको इंक्लूडेड दी है प्रीमाइसिस के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, उसका जो भी आप रेंट लोगे तो वो कंपोजिट बेसिस पे होगा। तो अब बात करते हैं जी इस कंपोजिट रेंट को हम टैक्स कैसे करें। तो इसके लिए अब यहाँ पे एक चीज सामने आई कि जी जो मेरा कंपोजिट रेंट है, क्या मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ अलग अलग कंपोनेंट्स में। अलग अलग कंपोनेंट कैसे, कि जी प्रॉपर्टी के नाम का इतना रेंट ले रहा हूँ, ठीक है, टीवी, फ्रिज, एसी या बाकी जितने भी आपको सर्विसेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके नाम का इतना पैसा ले रहा हूँ। अगर ये सेपरेबल है तो उस केस में तो क्या है, उस केस में तो आप सीधा सीधा इसको क्या कर लो, जितना रेंट का पोर्शन है उसको क्या ले जाओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जितना आपने सर्विसेज के नाम का लिया है उसको वो कहाँ ले जाओ, वो ले जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर आप इसी चीज का बिजनेस करते हो, लाइक रीगस है या कोवर्किंग है कोवर्क है, ठीक है, इन सब का क्या है, ये बिजनेस है, तो इस केस में क्या है, ये सब क्या ले जाएंगे, इसको बिजनेस इनकम ट्रीट कर लेंगे अपनी। जब लेकिन जो भी प्रॉपर्टी का रेंट है वो क्या मानेंगे, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही है, सब्जेक्ट टू, मतलब ये वाला भी एक तरह से लिटिगेशन का पॉइंट है सब। लेकिन अगर हम एक्ट की प्लेन लैंग्वेज देखें तो ये हमारा क्या चला जाएगा, रेंट जो है वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, और बाकी जो भी सर्विसेज के लिए पैसे ले रहा हूँ वो मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा। अगर मेरा मेरा जो मेन बिजनेस है वो यही है कि भैया मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ और उसके अंदर एक तरह से फर्नीचर वगैरह डाल के, सब एसी वगैरह डाल के फुल्ली फर्निश्ड में एक तरह से वापस लेट आउट कर देता हूँ, तो अगर यही मेरा बिजनेस है तो मेरा प्रॉफिट एंड गेन हो जाएगा। और अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं तो सेपरेबल की कहानी। अब कि मैं सेपरेबल इनसेपरेबल है कि जी 50,000 रुपए ले रहा हूं मैं, इसमें रेंट भी इंक्लूडेड है, ये सारी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है, अलग अलग मैं नहीं कर सकता, टोटल इतना अमाउंट है। तो उस केस में क्या है, उस केस में आप सारा का सारा अमाउंट कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन के भैया आपका अगर मेन बिजनेस यही है तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अगर आपका साइड मतलब आप कोई आपका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो कुछ हो रहा है, आप
सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर आपका कोई और बिजनेस है, या आपने सिर्फ एक या दो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, या एक तरह से आपका आपका मेन बिजनेस नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। अब कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस भी मिल जाती है। प्रोविजन सर्विस कैसे जी, वॉचमैन सर्विस भी है, लिफ्ट सर्विस भी है, वाटर सप्लाई 24 घंटे आपकी टंकी रखी हुई है, इस टाइप की आपको सर्विसेज भी मिल रही है। ठीक है, तो उसका भी कंपोजिट, तो अगेन सेम ही सिचुएशन रहेगी उसमें। सेपरेबल है तो अलग अलग हम उसको इनकम मान लेंगे, सेपरेबल नहीं है तो उसको कंपोजिट एक प्रॉफिट और गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एनुअल रेंट की। अब हमने समझ लिया जी एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, और साथ में हमने समझ लिया जी ऑनर का मतलब क्या है। तो एनुअल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हम एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में या उससे कनेक्टेड लैंड के रिस्पेक्ट में हम उसको टैक्स कर देंगे। अब बात आती है जो एनुअल वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है, उसमें से मैंने अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दिए, मेरी नेट एनुअल वैल्यू निकल गई। अब उस नेट एनुअल वैल्यू में से गवर्नमेंट क्या है, कुछ आपको डिडक्शन अलाउ करती है। वो डिडक्शन कौन से सेक्शन में अलाउ करती है, वो डिडक्शन अलाउ करती है आपको गवर्नमेंट सेक्शन 24 में। ठीक है, सेक्शन 24 बोलता है जी आपको दो तरह की डिडक्शन मिलेंगी एनुअल वैल्यू में से। क्या क्या, कि जी पहली तो मिलेगी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू है उसका 30% आप हमसे फ्लैट फ्लैट डिडक्शन ले लो। ठीक है, फ्लैट फ्लैट डिडक्शन, कि जी अब देखो, अब बहुत सारे बंदे हैं, अब बंदे आके बोलते हैं कि जी मैंने तो क्या करा है, इस पे बहुत सारा खर्चा करा, मैंने तो मैं डेंटिंग पेंटिंग कराई या एक तरह से रिपेयर मेंटेनेंस कराई काफी सारी, उसमें मेरा काफी सारा खर्चा हो गया। ठीक है, तो उस केस में मेरे को इस सब का रिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हमें देखो ये सब नहीं पता कि आपने कितना खर्चा किया एक्चुअल में, कितना नहीं किया, हमें मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक ये मान लेते हैं कि अगर आपने मान लो 100 रुपए का रेंट कमाया, तो आपने 30 रुपए का उसमें से खर्चा कर दिया। ठीक है, बाकी 70 को क्या मान लेंगे, हम अपनी इनकम मान लेंगे। आपको क्या है, हम आपको 30% का फ्लैट एडहॉक डिडक्शन दे देते हैं। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने कहाँ खर्चा किया, आपने किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, वो आपकी हेडेक है। हम तो 30% का आपको फ्लैट डिडक्शन दे देंगे। अब चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने 50 रुपए का किया हो या एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने 10 रुपए का किया हो, हमें मतलब नहीं है। 30% हमसे फ्लैट डिडक्शन ले लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि भैया हमें ज्यादा उस सब चीजों में नहीं पड़ना कि कोई बंदा बोले जी मैंने 50 खर्च किया, कोई बंदा बोले जी मैं तो खर्च ही नहीं किया, मैं तो उल्टा जेब से लग गए। ठीक है, तो ऐसे सब सिनेरियो में हमने ये मान रखा है कि रेंट के केस में जनरली इतना खर्चा नहीं होता, सिर्फ 30% तक का खर्चा होता है, तो अकॉर्डिंगली हम आपको 30% अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या कहा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केसेस में आपको ये 30% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वहां पे हमारी एनुअल वैल्यू नील है, तो अकॉर्डिंगली मेरी 30% का भी मेरे को कोई बेनिफिट वहां नहीं मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट कहाँ नहीं मिलेगा, जहां मेरी प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड में है, उससे मेरे को कोई लेट आउट की इनकम नहीं आ रही, वो मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है और वो 2 साल तक क्या है, एक तरह से उसकी मैंने वैल्यू नील ले रखी है, तो उस केस में मेरे को 30% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें कोई नई बात है नहीं, क्योंकि एनुअल वैल्यू आपकी नील है, उसका 30% निकालोगे तो वो भी अकॉर्डिंगली नील आएगा, बट उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। अगली बात है, जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कि जी मैंने तो कोई प्रॉपर्टी एक तरह से लोन पे ली है और उसका इंटरेस्ट पे करता हूं मैं। ठीक है, उस केस में मैं क्या करूं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि जी जितना आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, हम आपको उतने इंटरेस्ट की पूरी डिडक्शन दे देंगे। ठीक है जी, बट कब दे देंगे, जब आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी होगी। ठीक है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, तो आप चाहे फिर उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्यों ना पे कर रहे हो, हम आपको वो इंटरेस्ट दे देंगे, सब्जेक्ट टू कि आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी हो। अच्छा, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा, अगर मान लो मैंने लेट आउट नहीं कर रखी, मैं खुद रह रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में, कह रहे जी उस प्रॉपर्टी में क्या है, उस प्रॉपर्टी में आपको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन देंगे। भले ही आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट जो पे किया वो 10 लाख का पे किया है, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 2 लाख की मिलेगी। अच्छा, तो बाकी के 8 लाख की डिडक्शन आप अगले साल में दे देना, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्लियर करा जी 2 लाख की डिडक्शन इस रिस्पेक्ट में है, बाकी जो बच गया वो सब वेस्ट। ठीक है, उसका कुछ नहीं मिलेगा, ना अगले साल मिलेगा ना इस साल मिलेगा, इस साल मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन दी। एक्सेप्शन क्या दी, कि आपने आज लोन ले लिया, लोन लेके आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाई,
ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, लेट से लोन लिया आपने 2020 में, आपकी प्रॉपर्टी बन के रेडी हुई 2022 में, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी में रहना कब से स्टार्ट करोगे, 2022 से। तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस कब क्लेम करोगे, 2022 में। उससे पहले तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस कहाँ क्लेम करोगे। और जब तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्टेटस क्लेम नहीं करोगे, तब तक आप डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे। तो जो 2 साल मैंने इंटरेस्ट पे किया, उस इंटरेस्ट का क्या करूं मैं, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी मेरे को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जी उसके लिए आप एक काम करो, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है इस 2 साल में, ठीक है, उसको आप अगले 5 साल में क्लेम कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल में लेट से 2.5 लाख रुपए टोटल इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो 2.5 लाख को आप अगले 5 साल में क्लेम करो 50,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि टोटल डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख मिलेगी 1 साल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 साल में 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया और 50,000 रुपए ये वाला इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, तो आपको टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी, 2 लाख की। अच्छा, अगर मान लो आपने इस साल में 1,75,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया और पिछला 2.5 लाख पे कर रखा है, तो इस साल आपका 50,000 रुपए बनता है। तो 1,75 प्लस 50 2,25, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 2 लाख, ठीक है जी। इस साल लेट से आपने 1 लाख पे किया इंटरेस्ट और पिछले साल का 50,000 आपको मिल गया, तो टोटल आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख, ठीक है। 2 लाख और एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये आपकी क्या कर दी उन्होंने, एक आपको एक तरह से बेनिफिट दे दिया, छोटे एक तरह से लोन, छोटे एक तरह से हमारे हाउस ओनर्स के लिए, कि भैया जो बंदा अपना एक खुद का घर लेना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज भी देखो तो इंडिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि भैया लोगों के पास अपना घर हो, तो उसको हम एक तरह से इंसेंटिवाइज कर देते हैं इस वे में कि आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज को छोटे एक तरह से लोगों के ज्यादा बेनिफिशियल है। बड़े लोगों के लिए मतलब जिसने प्रॉपर्टी लेट से महंगी ली है 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो उसके लिए उसका इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा ही होएगा, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन भी 2 लाख का ही मिलेगा। तो उनके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि छोटे लोगों के लिए है, कि भैया जहाँ पे एक मिडिल क्लास पर्सन अपने लिए एक घर खरीद पाए, अपने घर की इच्छा पूरी कर पाए, उसको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये डिडक्शन लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि जी ये जो मैंने बोला कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन की भी एक टाइम पीरियड है कि आपको एक सर्टेन पीरियड के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लेनी है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन एक तरह से जनरली 3 साल के अंदर होती है, कि आपको 3 साल के अंदर लोन लेने के 3 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लेनी होती है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि जी ये जो 1/5 वाला मैंने आपको बताया कि जी 2.5 लाख अगर मैंने पे किया तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसका बेनिफिट ले लो। इसके केस में 3-4 चीजें हैं। क्या क्या, कि जी पहली बात तो अगर आपने 1,499 से पहले कोई लोन लिया था और उसको उससे पहले ही अप्लाई करवा दिया, ठीक है, 1,499 से पहले लोन लिया और उससे पहले ही अपना घर वर बनवा लिया, ठीक है, तो उस केस में उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 30,000। उस केस में 2 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, उस केस में सिर्फ 30,000 की लिमिट एप्लीकेबल है। उस केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 30,000 का। अब बात करते हैं जी वेयर द प्रॉपर्टी हैज अक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल विद इन 5 ईयर, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जी अच्छा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कि मैंने अभी पहले बोला था 3 साल की लिमिट है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, 5 साल की लिमिट है। तो उन्होंने बोला 1,499 के बाद आपने लिया है और नेक्स्ट 5 ईयर में आपने क्या करा, आपने या तो प्रॉपर्टी खरीद ली या उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उस केस में आपको जो ये वो है डिडक्शन मैक्सिमम, ये कितने की मिलेगी, ये 2 लाख रुपए की मिलेगी। अब बात करते हैं कि जी ये वाली बात थी अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड की। अगर मैंने रिपेयर करवाया, ठीक है, या उसकी कोई रिकंस्ट्रक्शन कराई, रिकंस्ट्रक्शन मतलब तुड़वा के दोबारा बनवाया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, 30,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। कब, 1,499 के बाद वाले केसेस में बता रहा हूँ। 1,499 से पहले तो आपने चाहे कंस्ट्रक्शन कराई हो चाहे रिपेयर कराया हो, आपको मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। 1,499 के बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन कराई है या अक्वायर कराया तो 2 लाख,
और अगर आपने रिपेयर कराई है या रिकंस्ट्रक्शन कराया तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं जी, जो आप ये 2 लाख की डिडक्शन क्लेम करोगे, इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है। वो सर्टिफिकेट आपको किससे लेना है, उस पर्सन से लेना है जिसको आपने इंटरेस्ट पे किया है अगेंस्ट सच लोन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख द असेसी शुड फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन टू whom एनी इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द कैपिटल बोरोड। ठीक है, कैपिटल जो आपने उस पर्सन से बोरो करी है, उसको जो इंटरेस्ट पेबल है, ठीक है, उस पर्सन से आपको क्या लेना है, सर्टिफिकेट लेना है कि इतना इंटरेस्ट पेबल था और इतना इस पर्सन ने एक्चुअल में पे कर दिया। ठीक है, और उसमें उसको मेंशन करना आना पड़ेगा कि उसको कितना अमाउंट पेबल था और उसने कितना पे किया है। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, तभी आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने वाले, क्या क्या, कि जी जहां पे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम लेट आउट है, वहां पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब 2 लाख वाली लिमिट नहीं है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। दूसरा क्या है कि जो आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा वो क्या होगा, ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, अवेलेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, देयरफॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। ठीक है, अक्रूवल का मतलब क्या हो गया, 31 मार्च तक आपको उसको लेट से 1 लाख रुपए देना था, वो आपने लेट से उसको अप्रैल में दे दिया, अगले महीने दे दिया, तो उसमें केस में क्या, हम आपको एक्रूवल के बेसिस पे 1 लाख का डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, जनरली आप कहीं पे देखोगे जैसे म्यूनिसिपल केसेस के टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस के जो केसेस है, जो आपको अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट मिलता है, वहां पे आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे चेक करना होता है। ठीक है, ड्यू बेसिस पे चेक नहीं करना होता। पेड बेसिस का मतलब हो गया कि आपने लेट से अपना प्रीवियस 3 सालों का म्यूनिसिपल टैक्स इकट्ठा इस साल पे किया है, तो आपको डिडक्शन भी कम मिलेगा, इसी साल मिलेगा, पिछले सालों में नहीं मिलेगा। तो वो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पे कॉन्सेप्ट चल रहा है पेड बेसिस का, कि जिस साल में आपने एक्चुअल में पे किया उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि जी एक्रूअल बेसिस का, जिस साल में आपको पेबल था और आपने किस साल में पे किया उससे मतलब नहीं है। इस साल में अगर पेबल था तो आपको इस साल में डिडक्शन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू आपने अगले साल में वो पे कर दिया है। ठीक है, अब आती है बात, अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल बोरोड। ठीक है, अब क्या होता है कि बिल्डर के केसेस में बिल्डर कहता है जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप एक काम करो, आप हमें 20 लाख रुपए दे दो और बाकी जो अमाउंट है वो आप हमें किस्तों में दे देना। लेट से उसने ही एक डेफर्ड पेमेंट प्लान आपको बनाकर दे दिया। ठीक है, आपको लोन नहीं हुआ उसमें, उसने खुद ही आपको एक डेफर्ड पेमेंट प्लान बना के दे दिया कि जी अभी हमारे एक तरह से प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे जैसे स्लैब डले वैसे वैसे आप हमारे को पेमेंट देते जाना। तो उस केस में क्या होगा, जितना उसने आपको पेमेंट प्लान बना के दिया उसको आप क्या मान लोगे, एज अ कैपिटल बोरोड, और उसके ऊपर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है, वेयर अ बायर एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद अ सेलर टू पे द सेल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट along with interest due thereon, the seller becomes the lender in relation to the unpaid purchase price and the buyer becomes the borrower। ठीक है, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, लेंडर बोरोवर का रिलेशनशिप मान लेंगे, और इसमें आपने जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करोगे उसको हम क्या मान लेंगे, आपने एक तरह से कैपिटल बोरोड के ऊपर इंटरेस्ट पे किया और उसको आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। In such cases, unpaid purchase price can be treated as capital borrowed for acquiring property and interest paid thereon can be allowed as deduction under section 24। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। ऊपर मैंने कहा था कि अप्रूवल के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, बट अगर मान लो अगले साल आपने पे ही नहीं करा तो उस केस में आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अल्टीमेट क्या है, अक्रूवल बेसिस पे मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आपने नेक्स्ट ईयर में उसको पे कर दिया हो। मतलब कि अक्रूवल का मतलब ये है कि मार्च में मेरा अक्रूवल था, अप्रैल की जो किस्त गई मैंने उसमें पे कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे मतलब कि कोई बंदा इसका एक तरह से इसका बेनिफिट लेना चाहे कि भैया अक्रूवल का मतलब ये हो गया कि मैं पे करूं या ना करूं मेरे को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इनका बिल्कुल ये मतलब नहीं था, इसलिए इस चीज को उन्होंने क्लैरिफाई करा कि भैया अनपेड इंटरेस्ट अगर कोई है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पे कर दिया है उसको अक्रूवल बेसिस पे उसका डिडक्शन ले लिया, वो बात दूसरी है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही पे नहीं करा उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो अगर मैं पूरे डिडक्शन की बात करूं सेक्शन 24 को, अगर उसको एट अ ग्लांस देखूं तो डिडक्शन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को मिलेगी 30% प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फुल्ली अलाउड। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है 2 लाख की, अगर मैंने 10 लाख इंटरेस्ट पे किया तो 10 लाख का भी मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। अब बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। उस केसेस में क्या है, 30% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो आपकी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, अगर आपने रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करा है तो कितना मिलेगा, 30,000 रुपए। और इन टोटो मिलेगा, इन टोटो का मतलब है कि टोटल अगर आपने 2 प्रॉपर्टी लोन ले रखी है, ठीक है, और दोनों का मिला के लेट से आपका 5 लाख रुपए इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा दोनों प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख, ये नहीं है कि आप ईच प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 2 लाख इस प्रॉपर्टी का, 2 लाख इस प्रॉपर्टी का, 4 लाख रुपए क्लेम करो, वो अलाउड नहीं है। टोटो, टोटो का मतलब हो गया कि टोटल, टोटलिटी में। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आपने अक्वायर किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, उसमें 2 केस है, 1/499 से पहले तो 30,000 रुपए, 1/499 के बाद तो ये देखेंगे जी 5 साल में आपने अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया है प्लस आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको 2 लाख मिल जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, 5 साल में नहीं बनाया, तो मैक्सिमम कितना है, 30,000 रुपए। ठीक है, तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने सेक्शन 22 पढ़ लिया चार्जेबिलिटी का कि जी कब हम आपको एक तरह से इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे, किस वैल्यू पे करेंगे, वो हमने सेक्शन 23 में पढ़ लिया। कौन उसको पे करेगा, ओनर, वो हमने सेक्शन 27 में पढ़ लिया। क्या क्या डिडक्शन हमारे को अलाउ होंगी, सेक्शन 24 में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कौन सा अमाउंट हमारा डिडक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी डिडक्टेड। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है कि जी आपने कोई लोन लिया, लोन के ऊपर कोई आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, और वो इंटरेस्ट आपने पे किया किसी नॉन रेजिडेंट को, आपने किसी अपने नॉन रेजिडेंट रिलेटिव से लोन लिया लेट से, ठीक है, और उसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेक्शन 195 की रीड विद अदर सेक्शंस, ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट के ऊपर सेक्शन 9 अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स के बेसिस पे इंडिया में टैक्स हो जाएगा इंटरेस्ट। तो इंडिया आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर टैक्स काट के फिर बाहर भेजना है। ठीक है, बट आपने क्या करा, अब लेट से 100 रुपए में से आपको 10 रुपए टैक्स काटना था, बट आपने क्या करा, आप 10 रुपए टैक्स काटना भूल गए या आपने नहीं काटा। ठीक है, आपने उसको 100 के 100 रुपए भेज दिए। तो उस केस में क्या है कि अगर आपको वो इंटरेस्ट जो कि यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है, वो आपने आउटसाइड इंडिया भेज दिया बिना उस पर टैक्स काटे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट एंड देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एन एजेंट अंडर सेक्शन 163। ठीक है, प्लस उस जिस बंदे को आपने बाहर पैसे भेजे हैं उस पर्सन का कोई भी इंडिया में एजेंट नहीं है। एजेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो उसके बिहाफ पे यहाँ पे इंडिया में बैठा हो, उसकी रिटर्न फाइल करता हो या उसके बिहाफ पे इनकम टैक्स में रिप्रेजेंटेशन देता हो। ठीक है, अगर वो कोई भी बंदा नहीं है इंडिया में, अगर वो बंदा है इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू वो बंदा जो है अपनी इंडिया में आईटीआर फाइल कर दे। ठीक है, और उसका आपको एक तरह से एक सर्टिफिकेट दे दे कि जी मैंने इंडिया में आईटीआर फाइल कर दिया और उसके अंदर ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उस केस में आपको क्या है, उस केस में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है सेक्शन 25। अब बात करते हैं जी अरियर्स के केस में क्या होगा और अनरियलाइज्ड रेंट के केस में क्या होगा। तो ये बात करता है सेक्शन 25A। सेक्शन 25A क्या बोलता है कि जी ऐसा कोई रेंट जो मेरे को पहले नहीं मिला बट आज की डेट में मिल गया। 2 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं इसमें कि जी पहले तो बात तो हो गया कोई अनरियलाइज रेंट जो मेरे को पहले मिलना था वो मेरे को नहीं मिला, वो मेरे को आज मिल गया, तो पहले तो केस यही हो गया। दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस हुआ कि जी मेरा कोई लेट से टेनेंट के साथ केस चल रहा था कि भैया प्रॉपर्टी खाली करो मेरी, वो बंदा प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा था,
मैंने कोर्ट में केस जीत लिया और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी आप इनको क्या है, आप इनको पुराना रेंट भी, आप इनकी प्रॉपर्टी खाली करो, प्लस जो इनका रेंट आप दोगे वो आप हर साल 10% बढ़ाकर दोगे। और उसी साल से अभी जैसे लेट से हमारा कोर्ट केस 10 साल से चल रहा है, तो आप 10 साल का रेंट 10% हर साल बढ़ा के इस टाइप से दोगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में आपको ये अनरियलाइज रेंट तो था नहीं। ठीक है, आपको जो आपका रेंट फिक्स था वो तो आपको मिल ही रहा था। तो ये क्या हो गया, ये आपका अरियर्स ऑफ रेंट हो गया, जो आपको पहले नहीं पता था बट आज की डेट में आपको ये मिलेगा। तो उन केसेस में रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल केसेस लेकर आए, सेक्शन 25A इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जहां पे इन्होंने बात करी जी अरियर्स का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन अरियर्स from a tenant or the amount of any unrealized rent realized subsequently from a tenant by an assessee shall be deemed to be income from house property in the financial year in which such rent is received or realized। मतलब कि जब भी आपको रेंट रिसीव हो जाएगा आप क्या कर दोगे, उसको टैक्स कर दोगे। अरियर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अरियर्स तो आपको पहले कभी मिला ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, उसमें से आपको 30% का एक तरह से डिडक्शन मिल जाएगा। आपका 24 के अंदर 30% का फ्लैट डिडक्शन मिलके आपको जो रिमेनिंग होगा 70% वो आपको क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। अनरियलाइज के केस में अब दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है कि जी अनरियलाइज के केस में मैंने पहले रेंट मेरा ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, मैंने उसको अपनी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से माइनस नहीं किया था। ठीक है, तो उस केस में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब वहां पे आप टैक्स दे चुके हैं, अब आपको एक्चुअल आज रिसीव हो गया तो आज आपको टैक्स नहीं देना। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि उस टाइम मैंने जो था एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में से माइनस कर दिया था अनरियलाइज रेंट को। तो उस केस में क्या है, उस केस में जब मेरे को आज ये अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ है तो इस अनरियलाइज रेंट को मैं क्या करूंगा, आज टैक्स करूंगा, आज टैक्सेबल इसको ट्रीट करूंगा और आज इसके ऊपर इसको अपनी इनकम में इंक्लूड करके आज इसके ऊपर टैक्स पे करूंगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, द अमाउंट फॉर रिसीव्ड और रिसीवेबल रियलाइज्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी अरियर मिलेगा या अनरियलाइज रेंट मिलेगा उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मत ले जाना, आपको वो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मिला है और रेंट की नेचर का है तो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। वेयर द असेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट इन दैट फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो उस साल तक उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। अब केस क्या हुआ कि जी लेट्स से 2002 का अनरियलाइज रेंट है, ठीक है, मेरे को 2021 में आके रिसीव हुआ और मैंने 2015 में अपनी वो प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, अब मेरे को रेंट कब रिसीव हुआ है, 2021 में। 2021 में तो मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूं नहीं। ठीक है, तो उस केस में उन्होंने क्या कहा कि भले ही आप 2021 में उसके मालिक नहीं हो बट 2000 आपका राइट कब आया था, राइट आया था आपका 2002 में, उस टाइम आप क्या थे, मालिक थे। ठीक है, तो आप चाहे आज मालिक हो या ना हो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी एक तरह से रेंटेड इनकम ही कहलाएगी। तो उसको आप कहाँ टैक्स करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और सेक्शन 25A2 क्या बोलता है कि जी जो भी आपको ये अमाउंट रिसीव होगा अनरियलाइज रेंट का या अरियर का, उसमें से हम आपको क्या है 30% का रिडक्शन अलाउ कर देंगे, क्योंकि जनरली भी करते हैं और इन केसेस में भी हम आपको अलाउ करेंगे ही करेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 25A। अब लास्ट हमारा सेक्शन है को ओनरशिप का। ठीक है, को ओनरशिप की बात करता है सेक्शन 26। ठीक है, को ओनरशिप का मतलब क्या है कि जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा बंदे उस प्रॉपर्टी के ओनर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने और आपके स्पाउस ने एक तरह से मिलके वो प्रॉपर्टी ली, दोनों के जॉइंट नेम में वो प्रॉपर्टी है, तो वो पर्सन और उसका स्पाउस क्या कहलाएगा, को ओनर। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, द शेयर ऑफ इनकम ऑफ ईच सच को ओनर should be determined in accordance with section 22 to 25 and included in his individual assessment। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझूं कि एक प्रॉपर्टी से मेरे को जो भी रेंट रिसीव होगा उसको मैं क्या मान लूंगा, उसके उस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी हिस्सेदारी है उस प्रोपोर्शन में मैं दोनों पर्सन को टैक्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रॉपर्टी लिया है और जो ओनर है उसने 50% दिया है, मैंने भी 50% दिया है, तो जो भी उसकी इनकम आएगी वो क्या हो जाएगी, 50-50 दोनों की इनकम में टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर एक ने 70 दिया है, एक ने 30% दिया है,
तो एक की जो इनकम है वो एक पर्सन की जो अदर इनकम है उसके अंदर कितनी हो जाएगी, 70% टैक्सेबल हो जाएगी, और जो बाकी है उसको 30% टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपका प्रपोर्शन रहेगा उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसी प्रपोर्शन में आपकी क्या हो जाएगी, इनकम भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा कह रहा है। और जो भी कैसे निकालनी है कैसे नहीं निकालनी, वो सब कैसे चलेगा, जैसे बाकी हम अभी तक समझते आ रहे हैं। मतलब सेक्शन 22 के अंदर के जी कब निकालनी है, सेक्शन 2 में कितने निकालनी है, सेक्शन 27 में किसको निकालनी है, सेक्शन 24 में क्या डिडक्शन मिलेगी, सेक्शन 25 में कौन सा अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, वो सारा आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होगा। बट कैसे होगा, इंडिविजुअली इंडिविजुअली और आपके प्रपोर्शनेट के हिसाब से, आपके प्रपोर्शनेट शेयर के हिसाब से। अब बात करते हैं जी, वेयर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कोओनर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ईच ऑफ द कोओनर्स। ठीक है, अगर दोनों कोओनर्स ने क्या है, वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, उसको हम ये मानेंगे कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, दोनों की अपनी अपनी, और जो सेपरेट ट्रीटमेंट होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो अकॉर्डिंगली उनके केस में भी होगा। और अगर उन्होंने मान लो कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो 30,000 या 2 लाख 1,499 से पहले बाद वाली वो सारी कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अगेन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हम ये 2 लाख की डिडक्शन चेक करेंगे या 30,000 की डिडक्शन चेक करेंगे, वो पर्सन वाइज चेक करेंगे, मतलब को ओनर वाइज चेक करेंगे, प्रॉपर्टी वाइज चेक नहीं करेंगे। मतलब अगर मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए टोटल जो लोन लिया वो 1 करोड़ का लिया, ठीक है, 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, 10 लाख में से 5 लाख जो है वो एक को ओनर पे कर रहा है और 5 लाख रुपए दूसरा को ओनर पे कर रहा है। तो उस केस में जो 2-2 लाख की मैं एग्जम्पशन चेक करूंगा, वो 2 लाख ईच को ओनर है, मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख की डिडक्शन एक बंदे को मिल जाएगी और 2 लाख की डिडक्शन अदर बंदे को मिल जाएगी। टोटल डिडक्शन अगर मैं उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देखूं तो 4 लाख की मेरे को अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये चीज इसमें एक जो है स्पेशल है कि भैया जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको अलग अलग पर्सन वाइज मिलेगी। अब बात आती जी, अगर लेट आउट है प्रॉपर्टी तो अगेन सेम ट्रीटमेंट है, उसको आपको ओनर वाइज सेपरेटली ये मान लोगे कि जी अगर मान लो एक ही प्रॉपर्टी है तो अगर अलग अलग हिस्से हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी मान लोगे, और एक ही प्रॉपर्टी है उसी को क्या मान लोगे, उसी के 2-2 टुकड़े करके आप उसको इनकम कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि भैया जो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के अंदर जो शेयरिंग है वो उसके हिसाब से चलेगी। तो एनुअल वैल्यू का मतलब है कि भैया एक प्रॉपर्टी के अगर मेरे को 15,000 रुपए मिलने हैं तो वो प्रॉपर्टी के मिलने हैं, मेरे को पर्सन वाइज नहीं मिलने। तो प्रॉपर्टी के 15,000 मिलने हैं और उसके बाद 7,500 रुपए 7,500 रुपए में चेक करूंगा। ये नहीं है कि आप कहो जी 15,000 रुपए में पर्सन वाइज जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालूंगा। तो ये चीज हमारे को नोट करके चलनी है कि एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो प्रॉपर्टी वाइज निकलता है, पर्सन वाइज नहीं निकलता। डिडक्शन पर्सन वाइज होती है, डिडक्शन प्रॉपर्टी वाइज नहीं होती। तो अब बात करते हैं उस सिनेरियो की जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है और उनका शेयर जो है वो डेफिनाइट नहीं है। डेफिनाइट का मतलब है कि असर्टेनेबल नहीं है, जहां पे हमें ये नहीं पता कि कितना प्रपोर्शन कितना शेयर किस पर्सन का है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये मानेंगे कि वो दोनों पर्सन क्या है, वो उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे और अकॉर्डिंगली उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो उसको हम क्या मानेंगे, एक एसोसिएशन है 2 पर्सन का। ठीक है, और उस दोनों पर्सन इकट्ठे हुए हैं एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, मतलब एक प्रॉपर्टी से इनकम कमाने के लिए, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स माइनस करके आप उसको आपस में बांटो, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं समझूं तो लेट से मैंने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, प्रॉपर्टी में मेरे को ये नहीं पता कि किसका कितना कितना शेयर है। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर लेट से मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि मेरा कितना कितना शेयर है तो मैं आपस में बांट नहीं सकता। अगर लेट से मेरे को पता होता 50-50 है तो मैं करता 50,000 एक पर्सन की हो जाती, 50,000 दूसरे पर्सन की इनकम को ट्रीट कर लेता। बट अब मेरे को शेयर ही नहीं पता, तो अब क्या करूंगा, मैं ये मान लूंगा कि ये दोनों पर्सन असल में एक ही पर्सन है। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, BOI या AOP। ठीक है, इन्होंने टोटल मिलके क्या कराई है, 1 लाख रुपए की इनकम कमाई है। उस 1 लाख रुपए में से जो भी मेरा नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस हो जाएंगे,
30% की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कोई लोन लिया तो उस लोन का एक तरह से बेनिफिट मिल जाए, लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इनकम आएगी उस इनकम के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं एमएमआर के हिसाब से टैक्स पे कर दूंगा, जो कि एओपी या बीओआई को लगता है। किस केस में, जहां पे जो शेयर है वो अनसर्टेनेबल होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या टैक्स रेट लगता है, उस केस में हमारा टैक्स रेट लगता है एमएमआर। अब बात आती है जी एमएमआर का। एमएमआर क्या होता है? तो एमएमआर को डिफाइन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 29C। ये क्या बोलता है कि जी एमएमआर का मतलब है means the rate of income tax applicable in relation to the highest slab of income in the case of individual AOP or as the case may be body of individual as specified in the finance act of the relevant year। ठीक है, कि जी एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में जितना मेरा हाईएस्ट स्लैब रखता है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी मेरे को टैक्स पे करना है वही क्या हो जाएगा, वही मेरा एमएमआर का रेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में अगर हाईएस्ट स्लैब रेट पे मेरा टैक्स लगता है 30% के हिसाब से, तो 30% प्लस उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है प्लस उसके ऊपर जो एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, तो जो मेरा टैक्स रेट बनेगा, ये भी मैं हाईएस्ट वाले ले लूंगा। ठीक है, तो जो भी मेरा टैक्स रेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा एओपी या बीओआई का टैक्स रेट कहलाएगा। कहाँ पे? जहां पे मेरा शेयर अनअसर्टेनेबल है। जहां पे असर्टेनेबल है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां पे अनअसर्टेनेबल है वहां पे क्या हो जाएगा, एमएमआर का ये वाला टैक्स रेट लग जाएगा। इसका हाईएस्ट हमारे को टैक्स रेट दे दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपका एक तरह से आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को फिर सेफ गार्ड करेंगे और हम आपसे मैक्सिमम टैक्स ले लेंगे, जो कि हम आज तक किसी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। मैक्सिमम उतना टैक्स हम आप हमारे को अपनी उस इनकम के ऊपर दे दो। उसके बाद जो भी आपके पास पैसा बचेगा वो आप किसी भी प्रोपोर्शन में बांटो, कोई भी तरीके से बांटो। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है उसके बाद आपकी उस इनकम के ऊपर। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपके हाथ में टैक्स फ्री आ जाएगी। आप उसको चाहे आप उसको 30-40 के रेशियो में बांटो, 50-60 के रेशियो में बांटो, या किसी और रेशियो में बांट लो। ठीक है, वो फिर आपकी सरदर्दी है। हमें तो हमारा टैक्स दे दो पूरे के हिसाब से, और उसके बाद आप उसको जैसे मर्जी बांटते रहो। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था को ओनरशिप का, जहाँ पे हमारा केस असर्टेनेबल है, जहाँ पे शेयर असर्टेनेबल है, वहां पे तो जितना असर्टेनेबल है उसके हिसाब से हम टैक्स कर देंगे। मतलब 1 लाख में से अगर 50-50 है तो 50% टैक्स कर देंगे। जहाँ पे असर्टेनेबल नहीं है वहां पे 1 लाख रुपए में से पूरा 1 लाख रुपए हम एक ही पर्सन का मान के और अकॉर्डिंगली उस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लें। अब बात करते हैं कि जी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम सेक्शन 23(1) के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा जीएवी कहलाएगा। उस जीएवी में से मैं म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा। म्यूनसिपल टैक्सेस में मेरे को ध्यान ये रखना है कि जो एक्चुअल अमाउंट पे करा है सिर्फ उसी का मेरे को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद मेरी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से मैं अपनी डिडक्शन माइनस करूंगा सेक्शन 24 की। उसमें 2 डिडक्शन थी, पहली 30% फ्लैट डिडक्शन, दूसरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 1,499 से पहले 30,000, 1,499 के बाद अगर कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए है तो 2 लाख, रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो 30,000, सब्जेक्ट टू कि आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो तो उतनी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। इन सब के बाद जो भी मेरा अमाउंट बचेगा वो मेरे क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो भी मेरा एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, कंपनी हूँ तो अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा, फॉर्म हूँ तो अकॉर्डिंगली लग जाएगा, एओपी बीओआई हूँ, मेरा असर्टेनेबल नहीं है शेयर तो एमएमआर लग जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या हमारा किस टाइप से कंप्यूटेशन रहेगी। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे सेम यही कंप्यूटेशन फॉलो करेंगे, ईआर कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हमारे को पता होगा। उन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो मेरी जीएवी म्यूनसिपल टैक्स जो पे करूंगा माइनस कर दूंगा, 30% फ्लैट डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा जो भी बचेगा वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जहाँ पे प्रॉपर्टी मेरी वैकेट रही है पूरे साल के लिए या कुछ साल के कुछ हिस्से के लिए, उस केस में क्या करूंगा, उस केस में सेम मेरा 23(1) आ जाएगा। ईआर में पूरे साल का कैलकुलेट करूंगा, बट एक्चुअल रेंट में कितना कैलकुलेट करूंगा,
जितना मेरे को एक्चुअली रिसीव हुआ है एक्सक्लूडिंग दोज वैकेटेड पीरियड। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ईआर अगर मेरा है, लेट्स से एक्चुअल रेंट मेरे को मिला है सिर्फ 9 महीने का, 9 महीने के लिए मेरी प्रॉपर्टी जो क्या थी वो रेंटेड थी, तो उस केस में क्या कर लूंगा मैं, अपना 9 महीने का रेंट ही कैलकुलेट करके लूंगा। उसमें ईआर की रेलिवेंस इतनी रह नहीं जाती। ठीक है, ईआर की रेलिवेंस तब आती है जब आप पूरे साल को कंपेयर करते हो, तो जहां पे आपका कंपेयर आप पूरे साल को ही करोगे, एक्चुअल रेंट और ईआर में से जो भी आएगा उसको पूरे साल को ही कंपेयर करोगे, उसमें माइनस आप क्या कर लोगे, आपका वैकेटेड पीरियड का जो भी रेंट बनेगा वो क्या कर लोगे, आप माइनस कर लोगे। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट में अगर मेरे 9 महीने का आया तो मैं क्या लूंगा, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मैं उसको जितना मेरे को पीरियड रिसीव हुआ है एक्चुअल में उतना ही रेंट ले लूंगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या रहेगा, ईआर में उस केस में क्या है, एनुअल वैल्यू में नील ले लूंगा, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, सीधा सी सी जो मेरी फिगर आएगी वो सीधा क्या आएगी, नील आएगी, और डिडक्शन मेरी क्या हो जाएगी, 30% अकॉर्डिंगली नील हो जाएगी। इंटरेस्ट और बॉर्ड कैपिटल है तो वो 2 लाख तक क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, 2 लाख या 30,000 एस एज द केस में भी। अब बात करते हैं जी हाउस प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। तो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में अगर मेरी प्रॉपर्टी अप टू 2 है तो उसको क्या कर सकता हूँ, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट कर लूंगा। 2 से ज्यादा है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उसको डीम लेट आउट मान लूंगा। डीम लेट आउट के अंदर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मेरे को कंपेयर कुछ नहीं करना, क्योंकि होगा ही नहीं, सिर्फ ईआर निकालूंगा, ईआर में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा, डिडक्शंस माइनस करूंगा, और मेरी क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगला क्या है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इस केस में क्या होगा, ईआर मेरा पूरा साल का निकलेगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मेरा जितने पीरियड का मेरे को एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं एक जनरल सिनेरियो की बात करूं तो हमेशा ईआर ही ज्यादा आएगा, क्योंकि ईआर 12 महीने का कैलकुलेट होएगा और एक्चुअल रेंट 12 महीने से कम पीरियड का कैलकुलेट होएगा, तो इन जनरल ईआर ही ज्यादा आएगा। तो ईआर ले लूंगा मैं अपने जीएवी, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे माइनस, बाकी सारा सिनेरियो सेम रहेगा। डीम लेट आउट में अकॉर्डिंगली सेम ही हो जाएगा, ईआर आ जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव डिसेबल मेरा 0 हो जाएगा, बाकी सारा सेम फॉलो होएगा। हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, मैं अपनी दोनों प्रॉपर्टी उस पोर्शन जो मैंने पोर्शन अलग अलग दे रखे हैं, मतलब जो पोर्शन मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको अलग प्रॉपर्टी ट्रीट कर लूंगा और उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ट्रीटमेंट लगा दूंगा, और जो पोर्शन मैंने लेट आउट कर रखा है उसको अलग प्रॉपर्टी ट्रीट कर लूंगा और उसके ऊपर लेट आउट वाला सारा सिनेरियो लगा दूंगा, तो मेरा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि अनरियलाइज रेंट आपको कई बार ऊपर एक्चुअल रेंट में से माइनस करके दिखा सकते हो, या फिर आप नीचे जीएवी में से माइनस करके दिखा सकते हो। जो हमारी यूटिलिटी है इनकम टैक्स रिटर्न की, वो आपको जो अनरियलाइज माइनस करने के लिए देता है वो जीएवी में से अलग से नीचे म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करके दिखाता है। बट जो अगर हमारी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमारी सीधा ये कहती है कि जी एक्चुअल रेंट में से आप सीधा माइनस कर दो, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।